इंटेंशन अलग बात। मेरा इंटेंशन अगर सच्चा है कि कोई मेरे पास आया है, उसको मकान चाहिए, मुझे मकान की नॉलेज है, और जो मैं जानता हूँ वो उसको बता रहा हूँ, उसको गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, जो प्राइस है वही बता रहा हूँ, मैं 100 के 1 लाख नहीं बता रहा हूँ। मैं भी इसी सोच से इस इंडस्ट्री में आया था। मैं अपना खुद का आपको बताना चाहूँगा सर। मैं जब बिल्डर के ऑफिस में गया था, बड़ा आलिशान ऑफिस था, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी उनके पास, तो मुझे लगा कि ये बिल्डर तो ऑलरेडी इतना रिच है, तो ये तो शायद ऐसा कुछ नहीं करना चाहेंगे। और मुझे पूरा ब्रीफ दिलाया गया था, मुझे प्रेजेंटेशन दिया गया था, मुझे पूरी डील समझाई गई थी। वो पूरी डील समझाने के बाद मैं पूरे जोश में आने के बाद अपना पूरा एज अ सेल्स प्रोफेशनल पूरा पोटेंशियल यूटिलाइज किया था। लेकिन वो जो भी आप बिल्कुल सच बात बोलेंगे, इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। बट मैटर ये करता है कि इंडिया में आज भी कस्टमर या इन्वेस्टर वर्बल कमिटमेंट पे पैसा लगाता है। हाँ, अगर वो वर्बल कमिटमेंट सच हो, मैं नीरज जी से काफी सहमत हूँ इस बात में, क्योंकि हम जो है ना, हमारी जो इंडियंस हैं, हम लोग किसी चीज में तो हम तकलीफ पाते हैं बाद में। और मैं भी फाउंडर मेंबर हूँ मैक्री का, एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड राइटर्स, और हमारी जो एसोसिएशन है वो मेंबर है, जैसे यूएसए का जिक्र किया नीरज जी ने, तो हम नार के भी मेंबर हैं। इतनी इसमें समस्याएं हैं। अब जैसे और भी जो लेने वाले हैं, मेरे उनसे यही गुजारिश है कि आप जरा सोच समझ के लें, जो भी जहाँ भी इन्वेस्ट करें। सर इतना पैसा है इस इंडस्ट्री में, इतना प्रोस्पेरिटी मिलती है। नीरज जी, और एक बात है, ये एक इच्छा शक्ति किसलिए नहीं की बिल्डर भी आपने आर्बिट्रेटर क्लोज की, कमिंग बैक टू द पर्टिकुलर पॉइंट, हमने आर्बिट्रेटर क्लोज की बात की थी। फिर हमने बात की थी कि ब्रोकर का एजुकेटेड होना खुद में जरूरी है। ब्रोकर को खुद नहीं मालूम आर्बिट्रेटर क्लोज क्या है। वो अपने कस्टमर का, जिसकी पॉकेट से पैसा आने के बाद उसको पैसा आ रहा है, उसका घर चल रहा है, उसका बच्चों की फीस जारी कुछ भी है, तो उसके लिए उसका जो कमिटमेंट हो, वो कमिटमेंट के लिए जो हम एक अभी आइडियलिस्टिक हमने बात की, उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाया जाए। बात होगी, मित्तल साहब ने प्रेजेंटेशन दी थी अभी ये टॉक शो से पहले, उसमें आपके एक स्लाइड में एक सेंटेंस था, बिल्डर ब्रोकर नेक्सस। क्या ये इट इज अ डीप स्टडी इसके ऊपर कि आप ये देखिए, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे गुड़गांव मार्केट ले लीजिए। In 2003, before 2003, there was absolutely lull period in real estate in Gurgaon. मतलब कोई पूछता नहीं था वहाँ पे। ये जो बिल्डर ब्रोकर जो आप पे जो है, जो लॉन्च होते हैं, जो प्री लॉन्चेस होते हैं, आप ये देखते हैं कि उस समय जो प्राइस होता था अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1500 to 2000 रुपीस पर स्क्वायर फीट, जो नॉर्मल एवरेज रेट होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। और ये जो जैसे प्री लॉन्च हुआ, ऑल दीज प्रोजेक्ट्स वर गार्डनर्ड बाय द ब्रोकर्स। तो सारा वो पहले ही उसको वो कर लेते हैं अंडरराइट, एंड देन दे यूज्ड टू सेल इट एट अ हायर प्राइस। आज देखें आज क्या रेट कहाँ जा रहा है। अंडरराइट से मतलब क्या हुआ? अंडरराइट करना यानी कुछ डॉक्यूमेंट नहीं, मतलब वो अपना उनका वो आप ये देखिए कि लॉन्च प्रोजेक्ट हो गया, आप नेक्स्ट डे पेपर में आता है 2 घंटे में सोल्ड ऑफ। इमेजिन। आपसे एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आपने एक जो बात बताई कि हिंदुस्तान में जो कस्टमर है जो मतलब जो है वोकल कमिटमेंट पे जाता है, लेकिन इसकी एक सच्चाई और देखिए, रियलिटी एक और बताना चाहता हूँ मैं आपके सामने, इन लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये एक सर्वे है, उसके मुताबिक दुनिया का सबसे बढ़िया उपभोक्ता जो है हिंदुस्तान में। हमारे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से ज्यादा जो है डेबिट कार्ड। एक और भी सच्चाई है कि हिंदुस्तानी आदमी सबसे ज्यादा चीजों को खरीदने में ठोक के खा के देखता है। बात यह है कि अब अगर ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ ये सारे लोगों को कि अब अगर रियलिटी में कुछ चीज खरीदने जा रहे हैं तो वोकल कमिटमेंट की बात है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स हमारे कोर्स में आते हैं जिनके पास इनका पता ठिकाना नहीं होता है। तो सारी चीजों को देखें और अपनी हिंदुस्तानियत उसी चीज को कहें जो जितनी चादर हो उतनी पैर फैलानी है, और रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है उसका सारा नहीं, वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट को, और कोई सस्ता से सस्ता वकील हो तो जरूर करें। ये मैं बताना चाहता हूँ, आज की सच्चाई है। और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लीगल एक्सपर्ट को का सबको साथ लेकर के तभी कोई अपार्टमेंट या कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाए। यानी कि जरूरत ये भी है कि हर ब्रोकर कम्युनिटी के साथ में, जो भी ब्रोकर कम्युनिटी है, हर एक अंडरराइटर के पास में या एक ब्रोकर के पास में अपना खुद का एक लीगल असिस्टेंस होना भी बहुत जरूरी है। नहीं, ऐसा नहीं लगता मुझे। बिल्डर तो पार्टी है, बिल्डर तो प्रोवाइड करेगा। नहीं, ऐसा नहीं लगता। कस्टमर ऐसा नहीं लगता।
क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि सारी चीजें एक तरफ, सारा ज्ञान एक तरफ, सारी किताबें एक तरफ, सारी पढ़ाई एक तरफ, इंटेंशन दूसरी तरफ। अगर मेरा इंटेंशन ईमानदारी है कि मैं अपने कस्टमर को बेस्ट सर्विस दूंगा और जो रिजनेबल मेरा चार्ज है 1% या 2% जो भी है वो उसको बता के कर लूंगा। देयर इज एनफ इन द वर्ल्ड फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड। देयर इज डिफरेंस बिटवीन नीड एंड ग्रीड। जिस दिन वो डिफरेंस हम मान जाएंगे और उसके अंदर रहना शुरू कर देंगे, आज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो मैं आपको इनवाइट करता हूँ सर उस पॉसिबिलिटी के लिए कि जहाँ पर इंटेंशन हमें मालूम पड़ सके, मैं आपको इनवाइट करता हूँ उस पॉसिबिलिटी के लिए जहाँ पर हमें इंटेंशन मालूम पड़ सके कि किसकी ये प्योर इंटेंशन है। तो क्यों ना एक ऐसा बिल्डर बायर और बिल्डर ब्रोकर एग्रीमेंट डिजाइन किया जाए जहाँ पर कि जो भी हम लोग इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं या जो इस इंडस्ट्री की नॉलेज रखते हैं, जो इस इंडस्ट्री में बिल्कुल एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह यहाँ तक चलकर आए हैं, मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि इंस्टेड जो बिल्डर आपको बिल्डर बायर एग्रीमेंट है उससे अच्छा कि आप एक ऐसा फॉर्मेट बनाएं कस्टमर लेके जाए बिल्डर के पास कि मेरे को आप इस सुधार में बनाइए। सो टू स्टार्ट विद, क्योंकि जब हमने पहले ही दिन उस इन्वेस्टर के हाथ बांध दिया आर्बिट्रेटर क्लोज डाल के और हमें मालूम है बड़े अच्छे से कि लूजर वही रहने वाला है, तो उसकी तो शुरुआत उस दिन खत्म हो जाती है। मैं चाहूंगा मैम भी इस पे कुछ रोशनी डालें। बोले मैम क्या कहना चाहेंगे हम? वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। और ऐसा है ही कि बिल्डर्स इस चीज़ को बिल्कुल भी फॉलो करते नहीं हैं। बीइंग अ पार्ट ऑफ ट्रेड आस्था, जहाँ तक और मैं भी इतने साल से रियल एस्टेट को बिलोंग करती हूँ, मैंने ये देखा है कि कई जो क्लाइंट्स होते हैं वो अपने सर्टेन क्लॉजेस के साथ आते हैं एंड दे वांट अस कि आप एग्रीमेंट में ये चेंजेस करें और कंपनी चेंजेस को प्रेफर करती है करना। हर क्लॉज को बिल्कुल हाँ नहीं कह सकते, लेकिन दे आर सर्टेन क्लॉज जो क्लाइंट कहते हैं कि ये चीज़ कर सकते हैं और बिल्डर को लगता है कि ये चीज़ कर सकते हैं, तो वो ऑल्टरेशंस होते हैं। तो आई एग्री कि इसमें कोई वो बात नहीं है कि यदि क्लाइंट कुछ सर्टेन पॉइंट्स के साथ आ रहे हैं, यदि अपने क्लॉजेस के साथ आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते कि बिल्डर उस चीज़ को नहीं मानेगा। यदि कॉमन इंटरेस्ट की चीज़ें हैं तो वो बिल्कुल माना जा सकता है और हम लोग मानते भी आए हैं। एग्रीमेंट जितने भी होते हैं हर बिल्कुल आंख बंद करके नहीं होते, बहुत से आज के डेट में जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं आई थिंक 30% क्लाइंट अगर ज़रूर होते हैं वो उसको पढ़ करके उसमें कुछ ना कुछ ऑल्टरेशंस करना चाहते हैं और बिल्डर्स उसको करते हैं। मैं कहना चाहूँगा आपसे, बिल्डर का नाम बताना नहीं चाहूँगा मैं। हमारे एक फ्रेंड है, उनके बेटे ने फ्लैट बुक किया, 80% पेमेंट कर दिया, अब वो उसको रीसेल करना चाहते हैं। बिल्डर उनको इतना तंग कर रहा है, ऐसी क्लॉज लगा रहा है जो पहले थी नहीं, ऐसी बातें बता रहा है जो कभी थी नहीं, और वो चल रूमर को घेर रहा है। वो नहीं चाहता कि वो रीसेल करे। तो अगर इस तरह से बिल्डर कस्टमर को परेशान करेगा तो वो एक कस्टमर को बताएगा। मैंने मैं वापस आपका बीच में आपको एक कथन मैंने इजाद किया था इस सबसे बढ़ते कि जो अटेंटिव नहीं है वो शोषण का अधिकारी है। जो अटेंटिव नहीं है वो शोषण का अधिकारी है। जो अटेंटिव नहीं है उस इंडिविजुअल का जो डोंट नो वाला एरिया है, आई डोंट नो, सो उसको एक्चुअली ये भी नहीं मालूम कि उसको क्या नहीं पता है। नहीं, इसमें अटेंटिव की तो बात ही नहीं। आप जितने मर्जी अटेंटिव हो जाओ, बिल्डर के बराबर अटेंटिव कभी नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसने एक एक चीज लिखी है। आप 100 बार पढ़ लो, आप वोट के पी जाओ, आप उसके बराबर नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। आप गलत कह रहे हो। तो अपने कस्टमर और इन्वेस्टर्स की तरफ, जैसे कि एज अ मीडिया पर्सन हम लोगों का जो कमिटमेंट है कस्टमर से, एंड यूजर से, इन्वेस्टर से, तो यानी कि ऐसा कुछ क्रिएट किया जाए, मैंने वही बात बोली थी, एक लीगल कम्युनिटी इस तरह से क्रिएट की जाए जो कस्टमर की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन करती है। वो कम्युनिटी आप ये बताइए, आप कोई किसी केस में हटते हैं, एडवोकेट के ऑफिस में जाते हैं, एडवोकेट की बराबरी कर सकते हैं क्या? लॉ को पढ़ लीजिए पूरी, लड़ लेंगे क्या? सो एज अ ब्रोकर क्या ये संभव है? मैं सबसे पूछना, एज अ ब्रोकर क्या ये आपने इतना बढ़िया सवाल उठाया कि मैं बताना चाहता हूँ, कभी कभी हमारे मन में भी बात आती है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले बहुत अच्छा क्राइम का हिंदुस्तान में चर्चा हो रही है, जिसकी कल या परसों बरसी थी, नाम मैं लिखना चाहता, क्राइम की चर्चा मैं नहीं करता, तो कम करता हूँ, क्योंकि मेरा दूसरा मानना है क्राइम की जितना चर्चा करेंगे उतना ही बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ, खैर मैं कहना दूसरा एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेजिस्लेशन ने बनाया कि जितने विशाखा केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में आया था कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है, कंपनी है, वो एक अपना ऐसा सेल बनाया जिसमें महिलाओं के प्रति अगर कोई अगेंस्ट में क्राइम होता है तो उसके लिए देखभाल।
मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपके इस मंच के माध्यम से बताना चाहिए कि एक ऐसी पैनल बनानी चाहिए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, जो कॉलोनाइजर्स हैं, जैसे डीएलएफ है, आंसर है, इन लोगों के पास इंडिपेंडेंट लीगल एक्सपर्ट का एक पैनल हो जो कि इन्वेस्टर को, यूज यूजर को या तमाम लोगों को जो अपना घर खरीदना चाहते हैं या अपना पैसा इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, उनके लिए फ्री में लीगल एक्सपर्ट दें जो इंडिपेंडेंट हो, जो बिल्डर के पैसे पे या उनके पेरोल पे नहीं रहने चाहिए। इस तरह की अगर व्यवस्था हो जाए तो इन यूजर्स का या इन्वेस्टर का या जो और भी जो लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। लेकिन सर इस इंडस्ट्री में जो फेस है एज अ बिल्डर, वो फेस कोई और है और पीछे कोई और है सर। तो हमारे कंट्री में एक पैरेलल इकोनॉमी भी चलती है सर, और गोल्ड के अलावा वो जो दूसरा जो मनी है इसको बोलते हैं, कुछ मैं बोलना नहीं चाहता उस डैश पर, जो एक पैरेलल इकोनॉमी में जो है तो करेंसी एक ही, बट ऑफिशियल और अनऑफिशियल जो करेंसी है, वो जो अनऑफिशियल करेंसी है वो उसकी सबसे ज्यादा खबर इस इंडस्ट्री में ही होती है दरअसल। उसका एक उपाय है, जैसा जितना ज्यादा इसको नॉर्मल करेंगे, ज्यादा यूज करेंगे, ज्यादा मतलब लोगों को एक्सपर्ट की बात जानना शुरू करेंगे तो ये चीजें जो है जो मतलब बैलेंस किया है। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर इसका स्टार्ट तो करें आप एक ऐसा एक पैनल का ऐसा करें कि लिस्ट बनाएं या इस तरह से देखें जो कि इस क्षेत्र में एक बहुत छोटे से छोटे साधारण इन्वेस्टर की मदद करें। स्टार्ट करेंगे तो बैलेंसिंग फैक्टर आएगा, ऐसे नहीं है कि एकदम से सारे बिल्डर के साथ ही रहेंगे, मैं नीरज जी आपको आई वांट टू अप्रिशिएट आप जो ये इनिशिएटिव आपने शुरू किया है, ये बहुत मतलब इट इज मच नीडेड एक्चुअली। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने अपने कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स और ये अटेंड किए हैं और मेरे अटेंड करते करते मेरे ख्याल से 3-4 मिनिस्टर्स तो या शिफ्ट हो गए हैं, चेंज हो गए हैं या किसी और मिनिस्ट्री में चले गए। लेकिन हमेशा चर्चा हुई है कि रेगुलेटरी बॉडी आनी चाहिए, और पिछले हमारे कंट्री में ये पिछले 35 साल से रुका हुआ है क्योंकि कुछ बिल्डर्स के इश्यूज हैं, वो कहते हैं कि कस्टमर्स के फेवरेबल है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जब तक ये रेगुलेटरी बॉडी अगर इज नॉट इन प्लेस और अगर जो भी रेगुलेटरी बॉडी इन प्लेस आने के लिए सबको, जो सर ने इतनी इम्पोर्टेंट बात बोली, सबको अपने इंटेंशन, इट मींस हर एक एंटरप्रेन्योर इंटेंडेड होना चाहिए, और इंटेंडेड होगा तो उसको अपना कॉन्टेक्स्ट को भी क्लियर करना होगा। मेरा संदर्भ ये है, मेरा संदर्भ क्या कस्टमर को डिलीवर करना है, मेरा संदर्भ क्या कस्टमर के पैसे से और 4 प्रोजेक्ट बनाना है, मेरा संदर्भ क्या पैसे से ही पैसा चलाते रहना है, उसके बीच में थोड़े डिलीवरी देते रहना है, एविडेंसेस दिखाते रहना है। मेरा संदर्भ क्या है, मेरा कंटेक्स्ट क्या है, क्या इस इंडस्ट्री में डिलीवरी देकर, कुछ एग्जांपल ऐसे नहीं है, अभी भी एग्जांपल इस इंडस्ट्री में बहुत सारे बिजनेस के एग्जांपल है जो डिलीवर करते हैं और अच्छा कमाते हैं। अगर आज की डेट में आप मुझे तो लगता है कि मोरल अपलिफ्टमेंट की जरूरत है और एक मोरल बूस्ट करने की जरूरत है कि जितना सपना देखा है वो बहुत छोटा सपना है। 5 लाख कस्टमर का सपना देखा जा सकता है अगर इंटेंशन डिक्लेयर की जाए। ये मेरा ब्रोशर है, इस ब्रोशर से मिलता जुलता ही मेरा ये बिल्डर बायर एग्रीमेंट है, इसी से मिलता जुलता मैं अपने ब्रोकर को भी इन्वॉल्व करूंगा, ब्रोकर के साथ में भी कमिटमेंट करूंगा कि वो मेरे ब्याह को लोग कमिटमेंट ना दे, उसके साथ मैं एक एग्रीमेंट साइन करूंगा। हमारी मुहिम तो ये है, इस मुहिम में जो भी हम लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, आज की डेट में हो सकता है कि इस डायस को जो भी शेयर करने, मैं तो बहुत करेजियस मानता हूँ आप सब लोगों को। इनफैक्ट मैं उनको भी थैंक्स बोलना चाहूंगा कि सारे टॉपिक, सारे एजेंडास पता होने के बावजूद भी उन्होंने यहाँ आकर ये फेस करना चुना। बट आइडिया किसी को रॉन्ग बनाने में तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना, हम किसी को रॉन्ग बनाते हैं। बिल्डर भी किन परिस्थितियों से जूझता है मुझे अच्छे से मालूम। ठीक है। अगर आज एक प्लॉट का अलॉटमेंट लेने के लिए मुझे 10,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर वाइट में देना पड़ रहा है और उसी के साथ साथ मुझे उसका डबल अमाउंट पहले ही दिन, जो हमारी ऑल्टरनेटिव करेंसी एक है, जो अनऑफिशियल एक करेंसी है जो है हमारे कंट्री में बट फिर भी चलती है, वो उसको डबल देना पड़ता है। तो पहले ही दिन से कॉस्टिंग प्लस फिक्सिंग हो गई। अथॉरिटी को इसलिए बनाया गया था कि वो ये सब कंट्रोल करे, बट पहले ही दिन से बैच फिक्स हो गया। उसका क्या है? देखिए आप दिलीप जी आप जिक्र कर रहे हैं, ये समस्या एक्चुअली है ना, ये ताली एक हाथ से नहीं बजती। जी, कुछ
कुछ समस्याएं हैं, मतलब मैं मानता हूँ कि जैसे मैंने रेगुलेटरी बॉडी का जिक्र किया, इसमें कुछ इश्यूज बिल्डर्स के भी हैं। अभी मैं पीछे एक सेमिनार अटेंड कर रहा था, वहाँ एक बिल्डर है, बहुत नामी बिल्डर है नोएडा, उन्होंने कहा कि हमें 36 अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं कम से कम जब प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले। और सिंगल विंडो क्लियरेंस है नहीं। सिंगल विंडो क्लियरेंस, वो कहते हैं कि आप हमें सिंगल विंडो क्लियरेंस दे दीजिए। अल्टीमेटली हु इज बेयरिंग द ब्रंट एंड द कॉस्ट ऑफ दिस? इट इज द कंज्यूमर। उसका कॉस्ट बिल्डअप हो जाएगा, जगह जगह हैंडशेक भी होंगे 36 जगह जाएंगे तो फिर लाजमी है। मेरे कुछ ईमानदार बिल्डर दोस्त हैं जो जिनके 50-50 करोड़ अभी भी ब्लॉक पड़े हैं, दे आर वेटिंग फॉर द अप्रूवल्स। एब्सोल्युटली 36 अप्रूवल्स, वो ऐसे अप्रूवल्स हैं कि मतलब हम लोग बल्कि वी वर अम्यूज्ड उस दिन सेमिनार में बैठे थे, कैसे उनको अप्रूवल देने को पता है जिसका रियल एस्टेट से कोई रिलेशन नहीं है। हमारे बीच में मेरे एक पुराने मित्र भी बैठे हैं, मैं मिस्टर राकेश को इनवाइट करूंगा। दुबई में वो रियल एस्टेट प्रैक्टिस करते हैं। सो बाहर के पर्सपेक्टिव में, बाहर से अगर इंडियन मार्केट को देखा जाए तो क्या एप्लीकेशन से हम लोग अपना आईना देखें। मैं चाहूंगा राकेश इस बार में आप जरूर कुछ बोलें। थैंक यू। तो प्रॉब्लम्स तो बड़ी हैं, पूरी रात डिस्कस करते रहे तो प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी और सॉल्यूशन उसका आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? सॉल्यूशन आ सकता है। ये फोरम ऐसे फोरम, ये जो आज फोरम जहाँ बैठे हैं, आज हर कम्युनिटी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और मैं जैसे इंडिया से ही बिलोंग करता हूँ, बट बाहर से देखने में जो चीज़ दिखती है कि इंडिया में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम तो बड़ी है, बट सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो बाहर बैठे मुझे दिखती है, इतनी बड़ी मिडिल इनकम ग्रुप है जिसकी आज ज़रूरत है, उसके पास पैसा भी है, सब कुछ है, तो सबके लिए कमाने को भी है, सबके लिए डिलीवरी भी हो सकती है और गवर्नमेंट या जो भी अथॉरिटीज है वो अगर अपनी जो भी पैरेलल करेंसी भी ऑपरेट करें, उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि इतना स्कोप है जिसकी कोई हद नहीं, तो शुरुआत ना होगी। अगर दुबई की निगाह से, जैसे आप दुबई में प्रैक्टिस करते हैं, अगर दुबई की निगाह से आप इंडिया को देखते हैं तो आपको क्या क्या एप्रीहेंशंस लगती है इंडियन मार्केट में? सबसे बड़े तो ये इश्यूज हैं कि अपना डिलीवरी इश्यूज है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, कोई लाइसेंसिंग नहीं है। दुबई में, यूएस में जहाँ ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे एक ब्रोकर का लाइसेंस एट स्टेक होता है। ब्रोकर को एक एक चीज, चाहे वो उसकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, चाहे उसकी एब्सोल्युटली जो उसकी क्लैरिटी है, उसमें अगर कहीं भी वो डिबेट करता है तो उसका लाइसेंस खतरे में आ जाता है, जो उसके लिए एक ना सिर्फ लीगल इशू होता है, फाइनेंशियल इशू होता है। उसका फाइनेंशियल ब्रांड उसकी कंपनी को बेयर करना पड़ता है, जो ब्रोकर की कंपनी होती है। लाइसेंस किसी को ऐसे नहीं मिल जाता, उसका एक बड़ी यू हैव टू गो थ्रू अ whole lot of books and study material, and after a lot of effort then you get the license, and once you get the license, and if your license, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस में अगर कोई इशू आ जाए तो उसी तरह से आपके ब्रोकर लाइसेंस पे भी इश्यूज आने पे आपकी कंपनी खतरे में आ जाती है, उसके बड़े लीगल रिपरकशंस होते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया तो क्या हुआ, वो धीरे धीरे सिस्टम में आ जाएगा। तो जब हम शुरुआत कर सकते हैं, माय लाइफ, थैंक यू। Just like to intervene in the middle just a second. This is a talk show. We would like our audience also to interact and please ask questions to our panelists, to Rinat sir, and let's discuss and make it as interactive as possible. सिर्फ मैं ही आप लोगों के व्याप पे बोलता रहूँगा, नाच नहीं काम चलेगा। So we invite questions to audience as well. तो उसको समराइज करते हुए एक बड़ा छोटा सा है कि आज जहाँ हम यहाँ बैठे हैं, हर तबके से लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो अगर एक शुरुआत करते हैं जैसे बायर सेलर एग्रीमेंट या ब्रोकर डेवलपर एग्रीमेंट, तो जो एग्रीमेंट के एक बेसिक स्टैंडर्ड मॉडल क्लॉजेस को ही लिया जाए, जो कि एक मिनिमम एक्सेप्टेबल एजेंडा सबके लिए हो सकता है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो अपने 20 इश्यूज या 25 इश्यूज लेते हैं और उसमें वो कॉमन एजेंडा प्रोग्राम लेके आते हैं। तो एक कॉमन एजेंडा प्रोग्राम जो डेवलपर को प्रोटेक्ट करे, जो एंड यूजर को प्रोटेक्ट करे और जो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करे और जो ब्रोकर की रोल को बैलेंस आउट करे। तो एक एग्रीमेंट हम यहाँ पे बैठ के क्यों नहीं हम आप सबके सजेशंस लेके एक ड्राफ्ट करें और उसको इंडस्ट्री में सर्कुलेट करें और 1, 2, 3, 4, 6 महीने के अंदर उसको एक प्रैक्टिस में लाना शुरू कर दें। तो व्हाट इज द डिफिकल्टी? मैं आप लोगों को इस टॉक शो के एंड होने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वो नंबर्स, और आप लोग हैरान होंगे। और कुछ लोगों को इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखने वाली है, स्पेशली बिल्डर्स को।
ब्रोकर कम्युनिटी को, कस्टमर्स को तो जिम्मा हम लेते हैं कि हम पहुंचाने वाले हैं, पूरे तरीके से पहुंचाने वाले हैं, थ्रू इंटरनेट मार्केटिंग एंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थ्रू प्रिंट मीडिया। तीनों प्रोजेक्ट हम लोगों ने लॉन्च किया है थ्रू इंटरेक्टिव एक्सपो। कस्टमर के पास में अवेयरनेस हम पहुंचाने वाले, ये जिम्मा हमारा। लेकिन सर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, जैसा कि राकेश ने बोला कि ऐसा कुछ डिजाइन करें। हम लोग जो वेब प्रमोशंस करते हैं, जिस कम्युनिटी के पास हम लोगों ने ये टॉक शो तक पहुंचाए और उनकी तरफ से जो हमारे को पार्टिसिपेशन मिल रहा है, आई एम टेलिंग यू विद इन फ्यू मंथ्स वो एक बहुत बड़ी एक मेजर कम्युनिटी होने वाली। जितना जल्दी हम लोगों को जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इस टॉक शो, क्योंकि आज तक मैंने बहुत सारे ऐसे रियलिटी शो देखे हैं न्यूज चैनल्स पर, हर चीज साफ दिखती है, कुछ ना कुछ स्पॉन्सर्ड है, इनकंक्लूसिव स्पॉन्सर्ड है, हर जगह प्रमोशंस है। लेकिन एक ऑथेंटिसिटी के साथ में करेजियस होके इन इश्यूज को किसी भी रियलिटी शो पे मुझे लगा नहीं कि कहीं पर ये उठाया गया हो और इतना डीपली इसका एनालिसिस किया। नहीं हाँ, आपने टॉक ये जो टीवी प्रोग्राम्स होता है ये इनकंक्लूसिव होते हैं, कंक्लूजन किसी का भी नहीं आता। दिस इज द सैड पार्ट। मैं आपको बताऊं, हमने अभी राकेश ने जैसे जिक्र किया ये ब्रोकर्स का लाइसेंसिंग का जो था, उनके लाइसेंसेस रद्द हो जाते हैं। हमने इनिशिएटिव लिया था गुड़गांव में, देयर अबाउट 50,000 एंड अबव ब्रोकर कम्युनिटी इन गुड़गांव। तो वहाँ हुडा के भी एडमिनिस्ट्रेटर थे पहले, ट्रांसफर हो गई, हमने इनिशिएट किया, उसको कैंप लगाया हमने वहाँ पे 1 महीने के लिए गुड़गांव में। एंड भी कईयों ने रजिस्टर भी किया, अप्लाई भी किया, उनको मिल भी गए लाइसेंस। लेकिन वो ब्रोकर कम्युनिटी ऐसे ही उन्होंने वहाँ रिट पिटीशन फाइल कर दी थी वहाँ चंडीगढ़ में इसके खिलाफ। अब आप देख लीजिए, आपके सामने इंटेंशन है। इसी सीरीज का जो नेक्स्ट टॉक शो आप देखेंगे उसमें आप देखेंगे हम लोगों ने इनवाइट किया है उन इंस्टीट्यूशंस को जो रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स क्रिएट करने के लिए कमिटेड है, दे हैव स्टार्टेड ऑलरेडी देयर करिकुलम। इसी सीरीज में आप देखेंगे कि वी हैव इनवाइटेड टू दोस लीगल कम्युनिटी से जो लोग प्रैक्टिस करते हैं रियल एस्टेट में, और वो ब्रोकर्स को असिस्टेंस देंगे ऑनलाइन और आमने सामने भी। ब्रोकर जिस दिन मेरे लिए भी तजुर्बा था, जब तक मुझे पता लगा इंडस्ट्री के बारे में तब तक बहुत देर हो चुकी। नीरज जी प्लीज क्वेश्चन करना चाहूँगा अरुण जी से कि अभी जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल आ रहा है पार्लियामेंट में, ठीक है, गवर्नमेंट लेकर आई है, उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि उसका इस इंडस्ट्री पर कितना इम्पैक्ट आएगा। पहला क्वेश्चन तो यही है, मैं इस क्वेश्चन के साथ में ये जवाब देना चाहूंगा कि पहला क्वेश्चन ये है कि ये रेगुलेटरी बिल के ऊपर क्वेश्चन लोकसभा राज्यसभा में पिछले 35 से 40 साल से उठ रहे हैं, और उस प्रोसेस में हमारे कंट्री में बहुत सारे कानून ऑलरेडी ऐसे जो बन चुके हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन ना होने की सिर्फ एक ही वजह है कि हमारे यहाँ मासेस में हर चीज इतनी अवेलेबल है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं। जब मुझे अपने अधिकारों के बारे में मालूम होगा तो ही मैं अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहूंगा। जब अधिकारों के बारे में मालूम नहीं है तो मैं अधिकारों के लिए सचेत नहीं रहूंगा। पर फिर भी मैं चाहूंगा वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आस्क। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जैसे मैंने जिक्र किया, मैंने इतने सेमिनार में 4 मिनिस्टर्स को तबादले हो गए उनके किसी और मिनिस्ट्री में चल गए, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी जो बिल है वही का वही पीछे आया था न्यूज काफी कि इस पार्लियामेंट सेशन में पास हो जाएगा। सर का कहना यह है कि जो मिनिस्टर्स ने कमिटमेंट लिया था उनके तबादले हो चुके हैं, मतलब शिफ्ट हो गए, अब वो फिर बैक टू स्क्वायर वन हो गया। यहाँ पे अथॉरिटी भी इनिशिएटिव ले रही है, और जैसे 2018 में अगर हम देखते हैं या यमुना ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी कि जो बिल्डर्स के अप्रूवल्स आए हैं, आप उन प्रोजेक्ट्स को उनकी साइट्स पे देख सकते हैं। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट्स में अगर आप जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं या एग्रीकल्चर है, तो आप उनकी नोएडा अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में प्रोजेक्ट्स मेंशन होंगे। अगर उस अथॉरिटी मतलब वो प्रोजेक्ट्स अगर उनकी साइट पे है अथॉरिटी की, तो आप उनमें गो अहेड कर सकते हैं, क्योंकि सारे अप्रूवल्स आने के बाद ही वो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे। नहीं, इसमें केस टू केस डिपेंड करता है मेरे ख्याल से। लेकिन लार्जर इशू तो ये है ना कि वो चलिए नोएडा अथॉरिटी से होगी, बट और भी तो मतलब नहीं सर, इसमें डिस्कनेक्ट है अथॉरिटी का भी। एक्चुअली कस्टमर को और ब्रोकर को, जो दो कम्युनिटी यहाँ से स्टार्टिंग होती है, जिसका पैसा लगना है, जिसने पैसा लगवाना है, 10 में से 8 लोग किसी मिडिल मैन के थ्रू जाते हैं। एक्चुअली ना तो ब्रोकर को मालूम है कि अथॉरिटी का रोल क्या है, ना ही कस्टमर को मालूम है अथॉरिटी का रोल क्या है। सो
how they are going to hold them for the account? They don't know what is the role of authority. अथॉरिटी का रोल जो हमें दिखाई दिया अभी तक कि अथॉरिटी किसानों से जमीन एक्वायर करती है। मैं आपको कुछ क्लिपिंग्स भेजूंगा, कुछ सीरीज आपको दी गई है। इसमें लास्ट जो इससे पहले जो एपिसोड था उसमें कुछ किसानों ने भी आके पार्टिसिपेट किया था। आप हैरान हो जाएंगे उस सीडी को देखकर कि 6 गुना मुआवजा बता तो दिया गया है, लेकिन आज भी उस किसान से जमीन 2200 या 2300 रुपए के रेट पर ली जाती है और वो जमीन बिल्डर कम्युनिटी को ऑफिशियल करेंसी और अनऑफिशियल करेंसी में दोनों मिलाकर जिस रेट में दी जाती है, डेवलपमेंट कॉस्ट जो दिखाई जाती है, जो डेवलपमेंट कॉस्ट एक्चुअल होती है, और अथॉरिटी का रोल जो है, अथॉरिटी का रोल सिर्फ इतना नहीं है कि वो लैंड एक्वायर करे और लैंड को अलॉट करे। एक्चुअली पर्पस अथॉरिटी का बहुत कुछ अलग है। अथॉरिटी के रोल में ही आता है जो मैंने आपसे बोला कि किसी भी ब्रोशर को मार्केट में भेजने से पहले ये अथॉरिटी की ड्यूटी इसका ऑथेंटिकेशन किया जाए। अगर अथॉरिटी ने प्लॉट दिया है और उस प्लॉट पर जो भी डेवलपमेंट हो रही है तो अथॉरिटी को उसको ऑथेंटिकेशन डालना चाहिए कि ये ब्रोशर में आप जो कमिटमेंट दे रहे हैं और ये जो कमिटमेंट देकर आप पैसा ले रहे हैं और यही जो कमिटमेंट्स आप बिल्डर वाले एग्रीमेंट में मेंशन करने वाले हैं उसके बीच में कोई गैप नहीं होगा। लेकिन जो ऑब्लाइज कर दिया जाता है तो फिर तो मिलजुल के काम किया जाता है। ये जो ब्रोशर की इन्होंने जो जिक्र किया नीरज जी ने, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी आप ये ब्रोशर वगैरह जो देखते हैं कि जो तरह फ्लैम्बॉयंट ये जो ब्रोशर बनते हैं कि उसमें ये एसेट्स जो मार्केटिंग होती है उसकी, इन एक्चुअल टर्म्स आप जैसे देखते हैं कि सैंपल फ्लैट पे तैयार होता है, आप एक्चुअली देखते हैं एट द टाइम ऑफ पोजेशन व्हेन यू गेट द डिलीवरी ऑफ द फ्लैट, तो it doesn't tell you the sample flat at all on most of the occasions. तो इतनी सारी issues हैं right from the inception till the possession कि मतलब it's a complete it's like a textbook. आप कुछ भी कहिए, मैं चीज कहना चाहूँगा कि इन सब डिफिकल्टीज के बावजूद भी अगर बिल्डर्स, ब्रोकर्स और जो इंफॉर्मेशन देते हैं, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो अगर एक हो जाते हैं तो कस्टमर को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इन स्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज, इन स्पाइट ऑफ द प्रॉब्लम, इन स्पाइट ऑफ द ऑब्स्टिकल्स। एक एग्जांपल देते हैं कि मैंने बताया था पहले भी कि देयर इज एनफ फॉर मीट, नॉट एनफ फॉर ग्रीन। तो हर चीज़ का अगर हमें ले एक ठीक है, बिल्डर उसने इतने पैसे लगाए हैं, वो इतने इतना कमा सकता है, मगर इतने को इतना अगर कमाने बैठेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वही ब्रोकर उसने इतनी मेहनत की है, इतना कमा सकता है, अब इतनी मेहनत की इतना कमाए तो प्रॉब्लम, तो कहाँ से निकलेंगे पैसे, कस्टमर के ऊपर जाएगा। तो अगर हम उसको रेशनलाइज करते इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस, हम इन द गिवन फ्रेम अगर अपनी ग्रीड को रेशनलाइज करते, प्रॉब्लम काफी हद तक सुधर सकती है। सर का कहने का मतलब है कि ये कहा कि शर्त कि कम बेच के ज्यादा कमाऊंगा या कम बना के ज्यादा कमाऊंगा, ज्यादा बना के या ज्यादा बेच के भी ज्यादा कमाया जा सकता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो मैं चाहूंगा सर से कि आप भी थोड़ा सा इस पे अपने कुछ कमेंट्स दें, बहुत जैसे आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं। जैसा डिस्कस कर रहे थे कि कमिटमेंट, मैं ब्रोकर साइड से बिलोंग करता हूँ, तो मैं कई बार फेस करता हूँ कि किसी डील को हम जब देते हैं तो कस्टमर साइड से आता है कि नहीं हमें और मिलना चाहिए। सो हमारे पास भी जवाब नहीं होता और क्या मतलब है, और कई सारे ब्रोकर मार्केट में हैं और यू कैन से कंसल्टेंट, यदि हम उन्हें 2% ऑफर करते हैं तो आगे से डील उठाने के लिए शायद 4% का ऑफर आता है। बिल्कुल ठीक है। और हमें मैक्सिमम साइड दी जाती है जिसके ऊपर आप रेट डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं। तो आगे से एक सवाल आता है कि आप कैसे और कर सकते हैं। तो एक क्रेडिट नोट आपने सुना होगा मार्केट में चल रहा है, क्रेडिट नोट पे बात आती है लास्ट प्राइस। मैं क्लाइंट को थोड़ा सजेस्ट करना चाहूँगा कि क्लाइंट को भी एक बार समझना चाहिए कि जो चीज़ आपको ऑन फॉर्म नहीं हो रही वो एज ए क्रेडिट नोट आपके पास फिर आ रही है, वो कभी भी एक्चुअल नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है वो 3-4 साल तक चलता है। पोजीशन की बात हम करते हैं, जो एक्चुअल मुझे फ्लैट मिलेगा